मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पुरुष है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी का ये कौन सा पन्ना है जिससे दुनिया अनजान है? क्या ये कहानी इस पथ से जुड़ी हुई है, या ये कथा 7 दशकों से राजनीति की रपटीली राहों पर चलने वाले नरेंद्र मोदी की? नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। ये सड़क भारतीय राजनीति की तारीखी विरासत की गवाह है, लेकिन अब इस पथ की शक्ल नई है, नाम नया है, पहचान नई है। यह सड़क कर्तव्य पथ है, जहां से गुजरने पर इत्तफाकन ही नरेंद्र मोदी की संघर्ष गाथा की गूंज सुनाई नहीं दी। कर्तव्य पथ के नव निर्माण के शिल्पकार नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन उनके चौंकाने वाले संघर्ष की कहानी क्या है? 7 मिनट उस व्यक्ति को समय मिला, मैं कल्पना नहीं कर सकता। इससे बड़ी बात मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। वो घटना अभी नजर से हटती नहीं है। ऐसे स्थान पे जहाँ पे कोई पता नहीं कौन सी घटना घट जाए और पूरा देश इसके लिए चिंतित था। जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया, एक सपने को साकार करने के लिए लिया। ऐसा सपना जो आने वाले कल को गढ़ने की ताकत रखता है, जो बीते हुए कल में उलझी तमाम तारीखों से बुना है। भारत पर एक आरोप है, पता नहीं क्या कारण है कि भारत बड़े सपने देखने की आदत नहीं रखता है। सपने ही नहीं है तो संकल्प की संभावना कहां से आएगी? कुछ सपने ऐसे बुलबुले जैसे होते हैं, कुछ इस जलधार की तरह जिससे बुझती है असंख्य जनों की प्यास। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही सपने से जुड़ा सवाल पूछा था जिससे बदलाव की बयार आए। नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि हम भारतीय सपने क्यों नहीं देखते? उनके इस सवाल का जवाब पूरे देश ने दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मिथकों के मटिया मेट होने का आरंभ यहीं से हुआ, फिर हर दिन होता ही गया। बदलाव नाम में दिखा, काम में दिखा। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी के प्रयासों का प्रतीक है ये सेंट्रल विस्टा, ये नया संसद भवन, ये भारत मंडपम। भारत मंडपम में G20 का ऐतिहासिक आयोजन, नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी। रूस और यूक्रेन जैसे धुर विरोधियों ने भारत की पहल को एक सुर में सराहा। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिश से दुश्मन देशों को कूटनीति बदलनी पड़ी है। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, इसमें किसी को शक नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के कुछ पड़ाव अचंभित करने वाले हैं।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7RCR 7 लोक कल्याण मार्ग बना। प्रधानमंत्री निवास में कई बड़े बदलाव हुए। 7 लोक कल्याण मार्ग की दहलीज पर ऐसी दस्तक सुनाई देने लगी जो पहले कल्पना से परे थी। सूरज की पहली किरण के साथ एक किसान पदयात्रा पर निकले। गांव की पगडंडियों को लांघते हुए वो तेजी से हाईवे के किनारे पर पहुंचे। यहां उनकी चाल तेज होती गई क्योंकि 700 किलोमीटर लंबे सफर पर वो निकले थे। देवरी से दिल्ली की दूरी नाप रहे थे वो। किसान की पदयात्रा का आखिरी पड़ाव रायसीना हिल की ये पहाड़ियां थी। वो साउथ ब्लॉक में आकर खड़े हुए के फोन लगा के मुझे कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, नहीं तो मैं जाके वहाँ उनके दरवाजे पर बैठूंगा। तो मुझे स्वाभाविक दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया कि भाई एक तो बताया नहीं, पर आप जब पहुंच गए तब आप मुझे कह रहे हो। प्रधानमंत्री के दरवाजे पर अजीब कशमकश ने दस्तक दी थी, लेकिन जो कुछ वहां हुआ वो प्रहलाद सिंह पटेल की सोच से परे था। साहब ने उनको मिलने का समय दे दिया और 7 मिनट उस व्यक्ति को समय मिला। मैं कल्पना नहीं कर सकता। एक तरफ एक किसान और दूसरी तरफ डॉलरों में कमाने वाले अमेरिका के संपन्न भारतवंशी, दोनों के लिए मोदी हीरो हैं। इन्हीं नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का इवेंट ब्लॉकबस्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही तो है नरेंद्र मोदी का विस्तार। एक विस्तार और भी है, कड़े फैसले लेने वाले प्राइम मिनिस्टर से आम जन के लिए धड़कने वाले दिल के धनी नरेंद्र मोदी का विस्तार। नरेंद्र मोदी के जिन पहलुओं की चर्चा बहुत कम होती है, आज उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे संपर्क के लिए एक फोन कॉल ही काफी थी। एक बार देर रात उनके घर फोन की घंटी घंघनाई। मदद की गुहार मुंबई से आई। फोन करने वाले उदय कांगड़ के लिए वो कयामत की रात थी। उस रात करीब 8 बजे मुझे फ़ोन आया बड़ी बहन का मुंबई से कि भाई तुम्हारे जीजाजी की तबीयत बहुत सीरियस है, वो यहाँ मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, यहाँ का डॉक्टर को नर्स को बोलती, वो बोल रहे हैं कि आएंगे अभी आ रहे हैं। तो रोने लगी वो। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। नरेंद्र मोदी ने रातों रात ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया। बड़ी बहन का मुंबई से फ़ोन आया, किसका फ़ोन करवाया? यहाँ बहुत डॉक्टर आ गए, सब अच्छे से। इससे बड़ी बात मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी सबकी कदर करते हैं, इसके लिए उन्हें कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। अमेरिका में बसे भरत बरई प्रधानमंत्री से जुड़े ऐसे ही एक वाकये को कभी भुला नहीं पाते। When he came in 2014, it was Chaitri Navratri and he was fasting. So at time of dinner, Dr. Jaishankar said, Dr. Barai, he's fasting, he's not even taking water, let's not have this program because it will put unnecessary strain on him. And he called, he said, okay, let's bring them, I want to meet them and have a quick picture. So he took picture with almost 700 guests even while he was fasting. तपस्वी जैसा धैर्य, किसी बड़े टेक्नो सेवी जितने अप टू डेट, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड बनाती है
उनकी समय से आगे की सोच। मोदी जी उस समय, मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, जब उनका ईमेल अकाउंट था, उनके पास एक कम्युनिकेटर था, नोकिया कम्युनिकेटर। हम लोग इतने इतने मोटे मोटे फ़ोन लेकर चलते थे, पर लेकिन उनके पास नोकिया कम्युनिकेटर था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे। नरेंद्र मोदी ने संवाद के हर माध्यम को जनसेवा का औजार बनाया। उनकी खिंची इसी लकीर पर विरोधी भी चलने को मजबूर है। जब ट्विटर आया, फेसबुक आया, सोशल मीडिया को एक तरह से अर्ली अडॉप्टर्स यदि राजनीति में है भारत में, ये केवल और केवल मोदी जी है। तकनीक ताकत का पर्याय होती है, लेकिन जब ऐसी तकनीक नहीं थी तब भी नरेंद्र मोदी को जानने वाले उन्हें अपना शक्तिपुंज मानते थे। भीषण आपदा में नौजवान नरेंद्र मोदी ने साहस के कई मिसाल कायम की, क्योंकि उनके एक आह्वान पर हजारों का हुजूम जुट जाता था। मोरबी का आसमान स्याह था, काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रहकर कौंधती बिजली रूह कंपा रही थी। रात गहराते ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई। अगले दिन बारिश और घनघोर हो गई। पूरा मोरबी शहर लबालब हो गया, जिसके बाद मोरबी नदी में ऐसा उफान आया कि उस पर बना मच्छू बांध ढह गया। जो डैम मोरबी का टूटा तो राजकोट से लोग उनकी सेवा के लिए दौड़ने शुरू हुआ। अहमदाबाद इत्यादि संघ के सभी स्थानों से जो प्रचारक इत्यादि है वो सब लोग मोरबी आ गए और मोरबी में सब अपना हेडक्वार्टर बनाया। वो अगस्त 1979 की मनहूस दोपहरी थी। मोरबी शहर मुर्दों से पटा पड़ा था। कीचड़ में धंसे शवों को न कोई छूने वाला था, न कोई अंतिम क्रिया करने वाला। कुछ देवदूत तब वहां पहुंचे, जिनके अगुवा नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। आपदा की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी का प्रतापी रूप देखने वाले नतमस्तक हो गए। और साधना कराने वाले हमको नरेंद्र भाई थे। मैं इसीलिए नरेंद्र भाई को नतमस्तक झुकता हूँ। एक डेड बॉडी ऐसी फंसाई थी तो ये कोई जा नहीं सकते थे कि वो उनको देखने भी कोई तैयार नहीं होता, डर गए थे सब। उसमें नरेंद्र भाई कूद के अंदर गए और ये डेड बॉडी को उठाकर तो उनको सब बोलने लगा मोदीमल मोदीमल मोदीमल। नौजवान नरेंद्र मोदी जोखिम मोल लेने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हुक्मरानों से टकराने का हौसला दिखाया। साल 1985 में घटना घटी। गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। तब की माधवराव सोलंकी सरकार ने राज्य में कर्फ्यू लगा दिया। उन्हीं दिनों अहमदाबाद की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आ गया। सरकार ने रथ यात्रा पर भी रोक लगा दी। आस्था पर हुई ये चोट नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं थी। शूट एट साइड का कर्फ्यू लगाया। माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी। मुझे याद है कि पूरे रात को 6-7 बजे लेकर मॉर्निंग 5 बजे तक उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप में भी 10-10 की ग्रुप बैठक ली, गोपालों की बैठक ली, महावतों की बैठक ली, जो रथ यात्रा कर रहे थे उनकी बैठक ली। खुद
तब तो शायद वो कोई ऐसी पोस्ट पर भी नहीं थे। रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकली। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की पहली झलक आरएसएस के पदाधिकारियों ने यहां देखी। इसके बाद नरेंद्र मोदी का राजनीति में पदार्पण हुआ। ये साल 1986 की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद दो अहम चुनौतियों ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को निखारा। पहली सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा और दूसरी श्रीनगर के लाल चौक तक एकता यात्रा। 25 जनवरी को रात को यानी कि दोपहर को तक आगे थे, ताकि दूसरे दिन सारी व्यवस्थाएं देखनी थी। और उसमें केसरी वाहिनी बनी थी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, ये यात्रा यानी के साथ रहे। आतंकवादियों ने एकता यात्रा के दौरान कत्लेआम की धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने उस धमकी का जवाब कुछ यूं दिया था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तब राष्ट्रभक्तों ने दहशतगर्दों को छठी का दूध याद दिलाया। तय जगह तय वक्त पर शान से तिरंगा फहराया। इस एकता यात्रा को सफल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई रातें बिना सोए गुजार दी। मैंने बहुत सारी व्यवस्था देखी थी, बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखे थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम भी देखे थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार उन्होंने उस व्यवस्था को संभाला, जोशी जी के लिए यात्रा वहाँ पहुँचे, तिरंगा वहाँ चढ़े, ये हमारे लिए गौरव का विषय था। यही निडर नरेंद्र मोदी किसी पर अत्याचार होते नहीं देख पाते। बेंगलोर के अंदर एक ऐसा अनुभव हुआ, हमारी यात्रा के ऊपर हमारे जो मुखिया थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर एक असामाजिक तत्व ने उनके ऊपर अटैक किया। हम 2-3 कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ रहते थे, उसको हमने खींच के जनता के अंदर धकेल दिया। जनता ने उसको इतनी ज़बरदस्ती तरीके से मारा कि उसके शरीर के ऊपर काफ़ी घाव हुए, और पुलिस ने उसको बचा के जब स्टेज के ऊपर पीछे लेके आए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंभीर थी। नरेंद्र भाई ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से पानी पिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। संस्कृति, धर्म, समाज के उत्थान को उनका ध्येय बताते हैं, क्योंकि काशी से केदार तक, अयोध्या से सोमनाथ तक के पवित्र धाम का कायाकल्प नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में हुआ है। काशी के इतिहास ने नई करवट ली। अथक प्रयासों से विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी बात कही थी। जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। विश्वनाथ धाम परिसर के इस स्वरूप का स्वप्न
सबसे पहले प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने देखा। उन्होंने पुत्र नरेंद्र मोदी को बाबा विश्वनाथ धाम को ऐसे संवारने की सलाह दी कि मंदिर से सीधे गंगा दर्शन हो सके। उतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो भवन बने हुए थे उनको सबको जो है एक्वायर करना, और वो भी निर्विवाद रूप से लोगों का सहयोग लेके एक्वायर करना, साधु संतों का जो है सहयोग लेना, ये काम सोचा भी नहीं जा सकता कि वो हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों के पुनरुद्धार का प्रण ले रखा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में 80 करोड़ की कीमत के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 2019 में प्रधानमंत्री ने बहरीन में 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शुरू किया। पीएम मोदी ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले 2016 में 4 धाम परियोजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का बीड़ा उन्होंने उठाया। कि सभी जगह बिना किसी टकराव के अपने अध्यात्मवाद की दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाना, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ का हो, चाहे अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सभी काम को आगे बढ़ाना, ये हम जानते हैं कि उनकी दूरगामी सोच और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनका समर्पण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धर्म क्षेत्र में अविश्वसनीय कार्यों के साक्षी उन्हें सत्पुरुष के विशेषण से नवाजते हैं। लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री और धार्मिक गलियारों में उसके लिए स्वीकृति, मान्यता और सहमति पैदा हो जाए और पूरा संत समुदाय और पूरा भारत एक मत हो जाए, ये बिना आध्यात्मिक बल के हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के स्वर में एक आध्यात्मिकता है, उनमें एक दैवीय स्वर है। धर्मार्थ के इन्हीं कार्यों ने आस्थावानों के दिलों में नरेंद्र मोदी का नाम चस्पा कर दिया। नरेंद्र मोदी की छवि सनातन परंपराओं के ध्वजवाहक की है, साथ ही एक प्रयोगधर्मी की भी। उनके प्रयोग अद्भुत होते हैं, तार्किक होते हैं, कुछ तो मार्मिक होते हैं। बड़ी मन को छूने वाली सी घटना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, वो अपने स्थान से उठे, पोडियम तक गए और उन्होंने अपने हाथ से स्वयं उस माइक को नीचे करके महिला के चेहरे तक लाकर उसको एडजस्ट किया और उसके बाद वो जो हमारी ग्राम प्रधान थी, उन्होंने सरलता के साथ अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम और खास का भेद मिटाने का भरसक प्रयास किया। पद्म पुरस्कारों को ही देखिए, राष्ट्र के गुमनाम अनन्य सेवकों को सम्मानित करने का नया रिवाज उन्होंने शुरू किया। तुलसी गाउड़ा, राहीबाई पोपरे, हरिकाला हाजब्बा और शिवानंद जी जैसी विभूतियों से देशवासियों का परिचय पहली बार हुआ। इसी तरह समाज में वंचित शोषित वर्ग के लिए वो व्याकुल हो उठते हैं। नीमाबेन भाकर से मिलिए, इनकी जिंदगी बदलने वाली नेक सलाह नरेंद्र मोदी की दी हुई है। वो हम लोगों को उन्होंने ही सिखाया कि जैसे आज हमारे घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, उसकी जगह उन्होंने हमको ये सिखाया कि तुम हर एक बच्चे को, तुम्हारे जैसे एक बच्चा हुआ तो एक बच्चे को, आदिवासी बच्चे को दत्तक लो और उनकी पढ़ाई का, खाने का खर्चा वो सब तुम उठाओ।
प्रधानमंत्री की पारखी नजर का एक किस्सा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आप मेरे कार्यालय के पीछे वाला भी हिस्सा देखिए, साउथ ब्लॉक में, वहाँ पे भी बहुत सारा जंक पड़ा है। राइटली सो। जब हमने देखा नीचे हम गए जो बेसमेंट में, तो रास्ता ही बंद था, कॉरिडोर चोक्ड था। इन्होंने हमें कहा था कि आपको वहाँ पर कई जगह 3 टांगों वाली कुर्सी दिखेगी, 2 टांगों वाला मेज़ दिखेगा। और वाकई, और सब इतने उत्साहित हुए कि ना केवल हमें ये दिखे बल्कि मोबाइल पड़े हुए दिखे, कंप्यूटर्स के स्क्रीन पड़े, ख़राब हुए तो साहब के टेबल से उठा के वहाँ फेंक दिए। एंड कैन यू इमेजिन, उस सब को जब मार्केट में बेचा गया या डिस्पोज ऑफ किया तो वी अर्न 62 करोड़ विच वाज डिपॉजिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाही में जितने प्रयोग किए उन्हें जमकर सराहा गया। टास्क मास्टर नरेंद्र मोदी के काम का अंदाज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से जानिए। पहले तो डीजी कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके खत्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे। दूसरी बार जो हुआ वो गजब की है। 5:30 बजे योग करना, फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल में भी, ईच टेबल में उसमें आईबी के एक सीनियर ऑफिसर और 6 राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे करके जो टेबल है, खाने का टेबल है, वहाँ में भी किसी विषय का चर्चा। नरेंद्र मोदी के दौर में दिखावे और धौंस की सियासी परिपाटी का अंत हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बताते हैं, लाल बत्ती कल्चर को प्रधानमंत्री ने एक झटके में खत्म किया। लाल बत्ती कल्चर, जो कि लाल बत्ती जो है वो नेताओं के रोब का एक प्रतीक बन गया था, वो लाल बत्ती कल्चर उन्होंने बंद किया। पीएम ने कहा जिसको उतारना उतारो, नहीं उतारना उतारो, हमारा केंद्र का मंत्री कोई नहीं लगाएगा। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कैंटीन में लंच किया था। उसी दिन पार्लियामेंट की कैंटीन में बड़ा बदलाव हुआ था। कैंटीन जो वहाँ एमपीज के लिए कैंटीन है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ चले गए अपना। बाहर जो लोग जो है, जो चीज़ जो है वो 100 रुपए की प्लेट खा रहे हैं, 50 की खा रहे हैं, और यहाँ पे 10 रुपए की, 8 रुपए की मिल रही है। क्या है, हम कौन से प्रिविलेज क्लास के लोग हो गए? ये बंद होना चाहिए। गरीबों के लिए जो है वो चीज़ जो है वो 50 की मिल रही है, और हम जो है वो 5 रुपए की खा रहे हैं। और एकदम उन्होंने सब्सिडी जो है उस दिन से क्लोज हो गई। प्रयास और प्रयोग की स्याही से नरेंद्र मोदी ने सियासी सफलता का अध्याय लिखा है। उनके दिए एक सरप्राइज से डॉक्टर के राधाकृष्णन गदगद हो उठे थे। 29th May 2014, our Prime Minister gave me 15 minutes of time, and that was the 3rd day of becoming the Prime Minister of this nation. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ऐसे मंत्र यूं ही नहीं देते। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यह कोई ऐसे ही नहीं मुंह से निकल जाते, ये बहुत सोच समझ करके उनके थॉट प्रोसेस से निकली हुई चीजें हैं जो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। यही तो उनका नेतृत्व है, यही तो उनकी सोच है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी जितनी सामान्य नजर आती है उससे कहीं असाधारण है। आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। दुनिया में जिन नरेंद्र मोदी का इतना मान है, एक कर्मयोगी के तौर पर उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। कर्म पथ पर ऐसी दुविधाओं से नरेंद्र मोदी का सामना कई बार हुआ, मगर वो कभी डिगे नहीं। उन्होंने भावनाओं के ज्वार के बीच सामंजस्य बनाए रखा। भरत परमार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम के दौरान
दिन रात का फर्क भुला दिया था। नरेंद्र भाई आए, बोले क्या है, मैंने बोला अभी रजिस्टर लिखने का काम चालू है। सबको पूछा, मैं तो जानता था कि पोल पकड़ लेंगे तो बोले कितना समय लगेगा रजिस्टर लेके आने में? 2-3-4 घंटा तो लग जाता है। फिर बता दिया कि मैं यहाँ ही बैठने वाला हूँ, 4:30 बजे ख़त्म हुआ सबका। ये हमारा अनुभव रहा कि 4:30-5 बजे सुबह में भोर होने के समय ये काम पूरा करवाया। पूरी रात नरेंद्र भाई बैठे, ये छोटी बात नहीं है। कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी की बचत की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। मोदी जी बस में आते थे तब भूतड़िया पर हमारा बस डिपो रहता था, तो वहाँ से पैदल चल के, मोदी कभी रिक्शा लेते नहीं थे, तो पैदल चलते चलते सुबह 8-9 बजे पहुँच जाते थे। उनका जीवन में पैदल चलने यात्रा है, क्योंकि पार्टी के पैसे कैसे बचाने हैं। गुजरात बीजेपी संगठन के कामकाज में नरेंद्र मोदी को अक्सर देर रात हो जाती थी, इतनी देर कि उनके पार्टी दफ्तर पहुंचने पर सब गहरी नींद में होते, इसलिए उन्हें खाली पेट रात गुजारनी पड़ती। भोजन तो बाकी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बोले नहीं दूध है, तो मैं बोला दूध तो होगा, तो बोले मुझे दूध दे दो 1 गिलास। तो बोला ठीक है। ऐसा मैंने उनको कहा तो वो बाहर जाके वापस बरंडे में बैठ गए। मीन टाइम मैंने दूध चेक किया तो दूध भी 1 कप से भी कम था, तो मुझे वापस ठीक नहीं लगा, तो मैं वापस आया बाहर। मैंने आके उनको कहा कि नरेंद्र भाई दूध तो 1 कप से भी कम है। तो उन्होंने बोला जितना है इतना दे दो, चलेगा। नरेंद्र मोदी को एक बार केदार तांबे ने घर पर कुछ दिन रहने और आराम करने की सलाह दी थी। इस नेक सलाह पर नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, उसने केदार तांबे को दंग कर दिया था। आप बहुत काम करते हो, आप आराम करने के लिए कभी आओगे घर में? तो उन्होंने बताया अब नहीं आऊँगा ये ज़िंदगी में, अगले ज़िंदगी में टाइम मिला तो पक्का आऊँगा। वो दिन है और आज का दिन। नरेंद्र मोदी कर्म पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जीवन के 72वें वर्ष में भी उनकी संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। इस यात्रा की मंजिल भारत की तरक्की और खुशहाली है। इस लक्ष्य तक पहुंचने की राह उन्हें साफ नजर आती है। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी सबसे भरोसेमंद नाम है, जन जन की उम्मीदों का नाम है, क्योंकि उनसे देशवासियों का मुस्तकबिल जुड़ा है। उनके संकल्प की सिद्धि हो, भारत विकसित राष्ट्र बने। सब मानते हैं ये होगा, यकीनन होगा, क्योंकि कर्म पथ पर नरेंद्र मोदी